अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर हम अपनी पूरी जिंदगी मतलब बस इस इंतजार में ना गुजारें कि 65 साल के होंगे तब जाकर जिंदगी का असली मजा लेंगे। हम सब एक ही ढर्रे पर चलते हैं ना, 40 साल तक सुबह 9 से शाम 5 की नौकरी, पैसे बचाना और फिर सोचना कि रिटायरमेंट के बाद हाँ तब जाकर दुनिया देखेंगे, अपने शौक पूरे करेंगे। पर क्या ये वाकई जीने का सबसे अच्छा तरीका है? आज हम जिस विचार पर बात करने वाले हैं वो उस पूरी सोच को ही चुनौती देता है। और ये चुनौती एक बहुत ही दिलचस्प विचार से शुरू होती है। न्यू रिच मतलब नया अमीर। और यहाँ अमीर का मतलब करोड़ों की दौलत या बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है। नहीं, ये उन लोगों की बात हो रही है जिनके लिए असली दौलत पैसा नहीं बल्कि समय और आज़ादी है। कहीं से भी काम करने की आज़ादी, जब चाहें तब काम करने की आज़ादी। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, ये इस सच्चाई को समझना है कि आज के दुनिया में असली सुरक्षा एक मोटी तनख्वाह में नहीं बल्कि आपके पास कितने विकल्प हैं इसमें है। मतलब ये वो लोग हैं जो जिंदगी को टालते नहीं हैं, पोस्टपोन नहीं करते। और ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदला जाए? तो आज हम एक ऐसे ही फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं, 4 कदमों वाला फ्रेमवर्क, DEAL। डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन। चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और इसकी नींव है लाइफस्टाइल डिजाइन, यानी पहले ये तय करना कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं और फिर अपने काम और कमाई को उस जिंदगी के हिसाब से ढालना। ज्यादातर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो पहले काम चुनते हैं और फिर बची कुची जिंदगी को उसमें फिट करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क का पहला कदम है डी यानी डेफिनेशन। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम पहले से ही जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, जैसे ज्यादा पैसा, बेहतर नौकरी, एक बड़ा घर। तो यहाँ परिभाषित करने का मतलब असल में है क्या? क्या ये उससे कुछ अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ डेफिनेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये भी है कि आप अपनी सोच की सीमाओं को कैसे तोड़ते हैं। ज्यादातर लोग सुरक्षित लक्ष्य चुनते हैं, मुझे 10% प्रमोशन चाहिए या मुझे एक छोटी कार खरीदनी है। पर दिलचस्प बात यह है कि असल में ऐसे वास्तविक लक्ष्यों को पाना ज्यादा मुश्किल होता है। एक मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। बड़े लक्ष्य पाना ज्यादा आसान कैसे हो सकता है? वहां तो कंपटीशन और भी ज्यादा होना चाहिए, है ना? यही तो विरोधाभास है। दुनिया के 99% लोग उन्हीं औसत वास्तविक लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए उस रेस में भयानक भीड़ है। जब आप कोई बहुत बड़ा, साहसिक, तथाकथित अवास्तविक लक्ष्य चुनते हैं, जैसे मुझे 6 महीने में स्पेनिश सीखकर अर्जेंटीना में रहना है, तो आप उस भीड़ से बाहर निकल जाते हैं। आपके जैसे सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा असल में घट जाती है। और इस रास्ते पे सबसे बड़ी दीवार तो डर की होती है। अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे? अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो इससे कैसे निपटा जाए? इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, फियर सेटिंग। ये गोल सेटिंग का ठीक उल्टा है। इसमें आप ये नहीं लिखते कि आप क्या पाना चाहते हैं, बल्कि आप ये लिखते हैं कि अगर आप उस काम को करते हैं तो सबसे बुरा क्या-क्या हो सकता है। हर छोटे से छोटे डर को विस्तार से लिखना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब लेखक ने ये खुद पर आजमाया था, वो अपनी हफ्ते में 80 घंटे वाली नौकरी से बुरी तरह थक चुके थे और 1 साल के लिए दुनिया घूमना चाहते थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सारे डर कागज पे उतारे होंगे? हाँ बिल्कुल। उन्होंने लिखा, सबसे बुरा क्या होगा। नंबर 1, मेरी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। 2, मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। 3, मुझे वापस आकर किसी कॉफी शॉप में काम करना पड़ेगा। 4, मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। जब उन्होंने इन डरों को कागज पर लिखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ मन का वहम नहीं, बल्कि एक समस्या है जिसका हल निकाला जा सकता है। उन्होंने हर डर के आगे ये भी लिखा कि अगर ऐसा हुआ तो वे इससे उभरने के लिए क्या करेंगे। और इससे क्या हुआ? क्या डर खत्म हो गया? डर खत्म नहीं हुआ, पर वो काबू में आ गया। जो एक अस्पष्ट सी चिंता थी, वो एक प्रबंधनीय समस्या में बदल गई। उन्हें 3 चीजें साफ साफ दिखीं। पहला, सबसे बुरे नतीजे भी उतने डरावने नहीं थे जितने उनके दिमाग में थे। दूसरा, लगभग हर बुरे नतीजे से उभरा जा सकता था। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, कुछ न करने की कीमत, यानी उसी नौकरी में घुटते रहने की कीमत, उस 1 साल की छुट्टी लेने के सबसे बुरे नतीजों से कहीं ज्यादा थी।
तो एक बार जब हमने अपने डर को समझ लिया और बड़े लक्ष्य तय कर लिए, तो अगला कदम आता है ई, यानी एलिमिनेशन। अपनी जिंदगी से फालतू चीजों को हटाना। मुझे लगता है हम सब इससे जूझते हैं। दिन भर व्यस्त रहते हैं, पर दिन के आखिर में लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं। और मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग ठीक इसका उल्टा काम करने के लिए बना है। हमें लगता है कि ज्यादा काम करने का मतलब ज्यादा नतीजा। हम 10 छोटे-मोटे काम करके व्यस्त महसूस करना पसंद करते हैं, बजाय उस एक मुश्किल काम को करने के जो असल में फर्क डालेगा। यहीं पर 2 नियम काम आते हैं। पहला है पैरेटो का सिद्धांत, या जिसे 80-20 नियम भी कहते हैं। हाँ, 80-20 नियम। मतलब हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। मैंने ये बिजनेस के संदर्भ में तो बहुत सुना है कि 80% कमाई 20% ग्राहकों से आती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बिजनेस पर नहीं, जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। आपको 80% खुशी आपके 20% दोस्तों से मिलती है। आपके 80% तनाव की वजह आपकी 20% परेशानियां होती हैं। तो इस नियम का असली मतलब ये नहीं है कि आप अपने बाकी 80% कामों को थोड़ा और बेहतर करें। नहीं, इसका मतलब है कि आप उन 20% कामों, दोस्तों या ग्राहकों की पहचान करें जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और बाकी 80% को बेरहमी से हटा दें या कम कर दें। इसका कोई ठोस उदाहरण है? हाँ, लेखक का अपना उदाहरण है। उनके 120 थोक ग्राहक थे। जब उन्होंने विश्लेषण किया तो पाया कि सिर्फ 5 ग्राहक, सोचिए सिर्फ 5, उन्हें 95% रेवेन्यू दे रहे थे, और बाकी के 115 ग्राहकों को संभालने में उनका 98% समय और ऊर्जा बर्बाद हो रही थी। तो उन्होंने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। उन्होंने बाकी के 115 ग्राहकों को छोड़ दिया होगा? ये तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है सुनने में। उन्होंने यही किया। उन्होंने उन छोटे ग्राहकों या तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज दिया, या विनम्रता से कह दिया कि वो उनकी सेवा नहीं कर सकते। और नतीजा, उनकी आय दोगुनी हो गई और उनके काम के घंटे हर हफ्ते 80 से घटकर सिर्फ 15 रह गए, क्योंकि अब वो अपना सारा ध्यान उन कामों पर लगा रहे थे जो असल में मायने रखते थे। वाओ! ये तो सच में सोचने पे मजबूर करता है। तो एलिमिनेशन का दूसरा सिद्धांत क्या है? वो है पार्किंसन का नियम। ये बहुत सरल लेकिन गहरा है। कोई भी काम पूरा होने में उतना ही समय लेता है जितना उसके लिए उपलब्ध होता है। मतलब अगर मैं किसी रिपोर्ट को लिखने के लिए खुद को 1 हफ्ता दूं, तो वो 1 हफ्ते में ही पूरी होगी, और अगर मैं 2 दिन दूं, तो वो चमत्कारिक रूप से 2 दिन में हो जाएगी। बिल्कुल, काम में एक गुब्बारे की तरह होता है। वो दिए गए समय में पूरी तरह फैल जाता है। जब आप खुद को छोटी समय सीमा देते हैं, तो आपका दिमाग गैर जरूरी डिटेल्स को नजरअंदाज करना सीख जाता है और सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। असली जादू तब होता है जब आप इन दोनों नियमों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। 80-20 नियम से पहचाने कि क्या करना है, और पार्किंसन के नियम से उसे करने के लिए एक छोटी डेडलाइन तय करें। इसी से जुड़ी एक और बात मुझे याद आ रही है, लो इन्फॉर्मेशन डाइट। इसका मतलब है फालतू जानकारी से बचना। हर समय न्यूज़ देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, गैर ज़रूरी ईमेल पढ़ना, ये सब दिमागी कचरा पैदा करता है। हाँ, और ये आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है जो आपके नियंत्रण में हैं। ज्यादातर खबरें या तो नकारात्मक होती हैं, या उन पर आप कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। ये सिर्फ आपकी मानसिक ऊर्जा सोखती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने फालतू काम और जानकारी हटा दी, लेकिन जो ज़रूरी काम बचे हैं उन्हें तो करना ही पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब है कि हम अब भी घंटों तक उन ज़रूरी कामों में फंसे रहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमें तीसरे कदम पर लाता है, ए यानी ऑटोमेशन। इसका लक्ष्य है अपनी आय के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी चलता रहे। इस सिस्टम को म्यूज कहा गया है। म्यूज़? ये पारंपरिक बिजनेस से कैसे अलग है? बिजनेस का मालिक तो हमेशा काम में फंसा रहता है ना? यही फर्क है। पारंपरिक बिजनेस में मालिक ही बिजनेस की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। हर फैसला उसी को लेना होता है। म्यूज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वचालित हो। इसका लक्ष्य आपको बिजनेस में बांधना नहीं, बल्कि उससे आजाद करना है। और इसे करने का एक बड़ा तरीका है आउटसोर्सिंग, मतलब अपने काम किसी और से करवाना। लेकिन ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होता है ना? एक आम इंसान अपने काम कैसे आउटसोर्स कर सकता है? आज की दुनिया में ये बहुत आसान हो गया है। वर्चुअल असिस्टेंट्स की मदद से आप अपने लगभग हर काम को आउटसोर्स कर सकते हैं। एजी जैकब्स का एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को भारत में मौजूद वर्चुअल असिस्टेंट्स की एक टीम को आउटसोर्स कर दिया। 1 मिनट, उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए ईमेल आउटसोर्स किया। ये सुनने में जितना मजेदार है, उतना ही गहरा भी।
इसका मतलब है कि कोई भी काम जिसे आप टाल रही हैं या जो आपको पसंद नहीं है, उसे किसी और से करवाया जा सकता है। बिल्कुल। उनके असिस्टेंट्स उनके लिए रिसर्च करते थे, उनके बिल भरते थे और हाँ, उनकी पत्नी से हुए झगड़े के बाद माफी की ईमेल भी लिखते थे। ये किस्सा दिखाता है कि आउटसोर्सिंग की कोई सीमा नहीं है। ये आपको उन कामों से मुक्त करता है जिनमें आप अच्छे नहीं हैं, ताकि आप अपना समय उन चीज़ों पर लगा सकें जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और ये कम जोखिम में मैनेजमेंट सीखने का भी एक शानदार तरीका है। तो एक सफल म्यूज बनाने के लिए क्या कोई खास नियम है? हाँ, कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे ऐसा उत्पाद चुनें जिसकी कीमत $50 से $200 के बीच हो। ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां ग्राहक ज़्यादा सोचते नहीं और ग्राहक सेवा की परेशानियां भी कम रहती हैं। उत्पाद को बनाने में 3-4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ताकि आप बाजार के हिसाब से तेज़ी से बदलाव कर सकें। और सबसे अच्छा म्यूज़ अक्सर एक सूचना उत्पाद होता है, सूचना उत्पाद? जैसे कोई ई बुक या ऑनलाइन कोर्स। हाँ, क्योंकि इन्हें बनाना, बेचना और डिलीवर करना बहुत आसान होता है। एक बार आपने कोर्स बना लिया तो उसे हजारों बार बेचा जा सकता है और आपकी लागत लगभग शून्य होती है। सब कुछ स्वचालित हो सकता है। पेमेंट, डिलीवरी, ग्राहक सेवा के शुरुआती जवाब। तो अब तक हमने अपनी जीवन को फिर से परिभाषित किया, गैर जरूरी चीजों को हटाया और अपनी आय को स्वचालित कर दिया। अब आता है अंतिम और शायद सबसे रोमांचक चरण, एल यानी लिबरेशन, मुक्ति। ये किस तरह की मुक्ति है? यह भौगोलिक बंधनों से मुक्ति है। मतलब एक ही जगह पर रहकर काम करने की मजबूरी से आजादी। और यहीं पर मिनी रिटायरमेंट का विचार सामने आता है, जो पारंपरिक रिटायरमेंट की सोच को पूरी तरह से पलट देता है। मिनी रिटायरमेंट, ये क्या है? छोटे छोटे रिटायरमेंट? हाँ, पारंपरिक मॉडल क्या है? 40 साल काम करो और फिर बुढ़ापे में जब ऊर्जा और स्वास्थ्य दोनों कम हो जाते हैं, तब जिंदगी का आनंद लो। मिनी रिटायरमेंट कहता है कि रिटायरमेंट को जिंदगी के आखिर में जमा करने के बजाय उसे पूरी जिंदगी में बांट दो। 1 से 6 महीने के छोटे छोटे ब्रेक लो और अपनी जवानी में ही दुनिया घूमो, नई भाषाएं सीखो या अपनी किसी शौक को पूरा करो। ये विचार ही अपने आप में क्रांति जैसा है। और इसे समझाने के लिए मेक्सिकन मछुआरे की एक बहुत मशहूर कहानी है। मैं चाहूंगी कि हम उस पर बात करें। जरूर। कहानी कुछ यूं है कि एक अमेरिकी MBA जो हार्वर्ड से पढ़ा है, एक छोटे से मेक्सिकन गांव में छुट्टियां मना रहा है। वो एक मछुआरे को देखता है जो किनारे पर अपनी छोटी सी नाव के साथ बैठा है और उसके पास कुछ ही मछलियां हैं। और फिर MBA उसे बिजनेस की सलाह देने लगता है ना। हाँ। और वो कहता है तुम्हें ज्यादा देर तक मछली पकड़नी चाहिए, तुम ज्यादा मछलियां पकड़ोगे तो एक बड़ी नाव खरीद सकते हो, फिर और नावें, फिर एक फैक्ट्री, और 20 साल में तुम एक करोड़पति बन जाओगे और रिटायर हो जाओगे। और जब मछुआरा पूछता है कि रिटायर होने के बाद वो क्या करेगा, तो MBA बड़े गर्व से कहता है, फिर तुम आराम से सो सकोगे, सुबह उठकर थोड़ी बहुत मछली पकड़ोगे, अपने परिवार के साथ समय बिताओगे और शाम को दोस्तों के साथ गिटार बजाओगे। इस पर मछुआरा बहुत शांति से जवाब देता है, मैं तो ये सब अभी भी कर रहा हूँ। ये कहानी हर बार असर करती है। हम अक्सर उस जिंदगी को पाने के लिए दशकों तक मेहनत करते हैं जो शायद आज भी हमारी पहुंच में है, अगर हम सिर्फ अपनी प्राथमिकताएं बदल दें। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है जियो आर्बिट्राज का सिद्धांत। इसका मतलब है कि आप एक मजबूत करेंसी जैसे डॉलर या यूरो में कमाएं और किसी ऐसे देश में रहें जहां रहने का खर्च बहुत कम हो, जैसे थाईलैंड या पुर्तगाल। इससे आपके पैसे की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। आप कम कमाकर भी एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। तो कुल मिलाकर DEAL का ये ढांचा सिर्फ काम के घंटे कम करने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेने के बारे में है। अपनी सोच को बदलना, फालतू चीजों को हटाना, आय को स्वचालित करना और फिर उस आज़ादी का इस्तेमाल एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए करना। हाँ, लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये रातों रात नहीं होता। ये छोटे छोटे प्रयोग करने, अपनी धारणाओं को लगातार चुनौती देने और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की एक प्रक्रिया है। ये आलसी होने के बारे में नहीं है, बल्कि उस काम को करने की आज़ादी पाने के बारे में है जो आपको उत्साहित करता है, ना कि वो काम जो आपको सिर्फ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बिल भरने हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उसके बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, अगर डर कोई रुकावट ना होता तो आज आप अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक काम करते जिसे आप हमेशा से टालते आ रहे हैं। और उस सवाल को एक कदम और आगे ले जाइए। उस काम को करने का सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है, उसे सिर्फ सोचिए मत, बल्कि कागज पर विस्तार से लिखिए।
आप शायद ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका डर असल में उतना बड़ा है ही नहीं जितना वो आपके दिमाग में लगता है।